दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। मैं दीपक राय आप सभी छात्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपीपीएससी आरओ के 411 पदों पर बम्पर भर्ती 2023 के अंतर्गत आपके लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है, जिसमें हम हिंदी की क्लासेस आपको दे ही रहे हैं। और आज से देखिए जीके जीएस में कैसे पूर्वावलोकन सीरीज किस प्रकार से प्रश्नों की पूछने की प्रवृत्ति है आयोग की और कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं। तो आज का ये टेस्ट मैं लेकर आया हूँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका प्री में 2 पेपर होता है, जिसमें कि 140 अंकों का आपका जीएस का पेपर होता है और 60 अंकों का आपका हिंदी का पेपर होता है। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं जो ये सिलेबस यहाँ डिफाइन है, इसमें 6 नंबर पर आपको दिख रहा है जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। तो इसके पिछले वर्षों में किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों को आज की हम इस टेस्ट सीरीज में लेकर आपके लिए आए हैं। और ये सीरीज बहुत ही धमाकेदार आगे आपकी आने वाले समय में डेली कंटिन्यू रहेगी और सभी सेक्शन को हम लेकर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराएंगे। तो आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है और अपनी पढ़ाइयों को बिल्कुल रफ्तार दे दीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन आपका जनवरी लास्ट फरवरी में जाकर हो जाएगा। 3-3.5 महीने बिल्कुल लगन से लग जाइए। तो चलिए आज के कैसे कैसे प्रश्न हैं आपके पूछे गए हैं, उन प्रश्नों पर हम यहाँ पर गौर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका जो आज का ये सेशन में लेकर आया हूँ, ये आपका है जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, PYQs है। और हमारा टारगेट होना चाहिए कम से कम 110 प्रश्नों के ऊपर। ठीक है, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इतना अचीव कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी 100 प्लस तो आराम से आप जा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर एक गोल लेकर चल रहे हैं कि जीएस में आपको 110 प्रश्न कम से कम इतना आप अचीव कर सकते हैं अगर आपने तैयारी किया। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न PYQs के तहत पूछा गया था, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। तो पर्यावरण, जनसंख्या, नगरीकरण से ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया है दोस्तों अधिनियम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अधिनियम दिया हुआ है। इसके बाद आपका यहाँ पर क्या कह रहा है? ये आपका वर्ष कह रहा है। तो वन संरक्षण अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम है, जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम है। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। देखिए वन संरक्षण अधिनियम भारत में आया था 1980 में। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पास किया गया था 1986 में, ये 3 हो गया। और आपको पता है कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस रिसाव हुआ था, उसके बाद फिर सुधि ली गई कि एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी होना चाहिए। अगर कोई इसका तोड़ता है इस नियम को तो उसको सजा भी मिले। ठीक है, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था 1981 में। तो यहाँ पर 1, 3, 2 और लास्ट में आपका 4th बचता है 1974 में जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और आपने कितने क्वेश्चन सही किए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और आप विश्वास के साथ आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों की MCQ माध्यम से ही हम इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? ठीक है, तो यहाँ पर किसमें होना चाहिए? तो देखिए दोस्त 2011 की जनगणना से आपका प्रश्न बनेगा। ठीक है, और 2011 की जनगणना से अगर हम देखते हैं तो नगरीकरण मतलब नगरों में बसने वाले लोगों की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे कम है, ठीक है, आयोग ने जो आंसर माना और जो ऑथेंटिक आंकड़े हैं, पश्चिम बंगाल में नगरीकरण सबसे कम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और आप इन सभी टेस्ट जो हम आपको मॉक टेस्ट करा रहे हैं, इनकी आप PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से, जो कि निःशुल्क टेलीग्राम चैनल है, आप वहां से जाकर इसको ले सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये UPPSC आरओ 2023 नाम का ये निःशुल्क टेलीग्राम चैनल है। इस पर हम मार्गदर्शन आपको दे रहे हैं, जो भी PDFs होते हैं, जो भी अपडेट्स होता है आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो इसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और आप सभी छात्रों के लिए एक बहुत ही रामबाण टेस्ट सीरीज, जिसको यहाँ पर हम कहें, 1 मिनट हम आपको बताना चाहेंगे क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप सभी छात्रों के लिए आरओ 2023 के लिए समान अध्ययन के 20 मॉडल टेस्ट पेपर
जिसमें हर पेपर में 140 क्वेश्चन रहेंगे विथ डिटेल एनालिसिस आपका यहाँ पर हम दे रहे हैं। वो भी कितने में? मात्र 99 रुपये में। लिमिटेड पीरियड ऑफर है। इसके पहले ये 199 था, लेकिन कुछ समय के लिए, सीमित समय के लिए आपके लिए 99 रुपीज़ किया गया। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, जिसमें कि 2800 प्रश्नों की व्याख्या सहित आपको यहाँ पर ये सीरीज दी जा रही है। और अगर आप यहाँ पर इसका कंटेंट देखेंगे तो इस तरीके से आपको 20 मॉडल टेस्ट पेपर दिया जा रहा है, जिस प्रकार से आपके प्रश्नों की पूछने की प्रवृत्ति होती है। और आई एम श्योर, मैं इतना तो कह सकता हूं कि आप लोगों के जो भी हम देते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड देते हैं, आप सभी पुराने छात्र हैं जो हमें जानते हैं। तो मात्र 99 रुपये में लिमिटेड पीरियड ऑफर है, आप इस टेस्ट सीरीज को प्राप्त कर सकते हैं। डेमो टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। एक डेमो टेस्ट के रूप में हम वहां पर आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए 2800 प्रश्नों की रामबाण श्रृंखला है और इसकी डिटेल में आंसरिंग भी आपको दी गई है। मैं यहाँ पर आपको आंसरिंग दिखाना चाहूँगा। ये PDF आप देख रहे हैं और इस तरीके से, जिस तरीके से प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति होती है आयोग की, उस तरीके से आपको यहाँ पर प्रश्न की श्रृंखला हमने संकलन किया है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इस टेस्ट सीरीज में जो इसकी आंसरिंग है, आपको आंसरिंग ABCD के फॉर्मेट में केवल नहीं दिया गया है, बल्कि यहाँ पर आपको डिटेल में इसकी आंसरिंग दी गई। और आई एम श्योर, हम इतना कह सकते हैं कि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगी आपके आने वाले एग्जाम में। तो अगर आप इच्छुक हैं लेने को, आप ले सकते हैं। नाम मात्र की फीस पर यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज दी जा रही है। और आप इसकी डेमो के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, वहां से भी सीधे जा सकते हैं, डेमो देख सकते हैं, या आप हमारे एप्लीकेशन जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी इसको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। ये तो थी आपके पठन पाठन के लिए बातें। इसकी ओर बढ़ते हैं तो ये आपने, ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। इसके पर देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन था ये। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है? तो देखिए, आपको 2011 की जनगणना से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं आपको घोल कर पी जाना है, रटना है, कब कहाँ कैसे क्वेश्चन आते हैं और ये पूछे गए प्रश्न हैं। और देखिए, अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है ना, वो नागालैंड में 0 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB शॉर्ट फॉर्म है इसका, की स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई और किस सन में की गई? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो मेन उद्देश्य है राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और जो भी इसके हैं, ठीक है, वृक्षारोपण, बहाली, पारिस्थितिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करना, इसके लिए ये बनी गई है। और इसका हुआ था 1992 में, ठीक है। इसकी स्थापना 1992 में होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जननांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं इसको। तो यहाँ पर आपका 1921 यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसका महान विभाजक के रूप में क्या जाना जाता है? 1921 को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड के कहाँ पर है? देहरादून इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, और आपके जितने भी संस्थान है, वन अभ्यारण्य है, वन्य जीव हैं, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, डेली आपको मिलेगी। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत का ओसनिक नेशनल पार्क जो स्थित है वह कहाँ पर है दोस्तों? सही जवाब है इसका कच्छ में, ठीक है। सुंदरवन में आप जानते हैं कि क्या है भाई? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, जो कि बंगाल और बांग्लादेश के बीच में जो स्थित है, बड़ा है। चिल्का झील कहाँ पर है? चिल्का झील ओडिशा में है, ये भी आपको पता है, यहाँ से प्रश्न बनता है। और कच्छ में कहाँ क्या है? भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? कच्छ में स्थित है। और
ये टेस्ट सीरीज लेने के लिए आप इस लिंक पर आ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जब आप जाएंगे, यूपीपीएससी आरओ जीएस टेस्ट सीरीज है, यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन है। बाय नाउ करेंगे, अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर इंटर करके नेक्स्ट कर देंगे तो यहाँ पर आपके क्या होगा, ये आगे बढ़ जाएगा और आप कोई भी पेमेंट मेथड है तो आप इसको पे कर सकते हैं। और आपके 7 या 8 रुपये आपका ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा, 9 रुपये करीब ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। तो 108 कुछ रुपए में आप इस 20, हम 10 नहीं दे रहे हैं, हम आपको टोटल 20 दे रहे हैं, यानी कि जस्ट डबल है ना, आपको डबल दी जा रही है टेस्ट सीरीज, 20 मॉक टेस्ट दी जा रही है। तो आप इसको बाई कर सकते हैं और अन्य किताबें भी हमारी यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है। ये प्रश्न पूछा गया था यूपी स्पेशल से, ठीक है, यूपी स्पेशल से प्रश्न है। अब आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जनगणना 2011 यूपी परिप्रेक्ष्य में यहाँ से प्रश्न बनेगा और हम आपको बहुत बार पढ़ा चुके हैं, आगे पढ़ाते रहेंगे। सबसे कम जनसंख्या साक्षरता दर यहाँ पर बात करते हैं श्रावस्ती की है, ठीक है। श्रावस्ती की दोस्तों अगर बात करते हैं तो 46.7% साक्षरता दर है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पर है, साक्षरता दर आपकी कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, तो वह है गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक साक्षरता है। चलिए और ओवरऑल साक्षरता दर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की 67.7% है, ये भी आपको पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है। तो जीवाश्म ईंधन जो होते हैं उसमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, उनको ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, पृथ्वी, सूर्य, समुद्र या चंद्रमा। तो आप सभी जानते हैं ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है। और इसी तरीके से आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रकार के प्रश्नों की प्रवृत्ति और आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज प्लस मिक्स क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल है। तो भाई पारिस्थितिकी तंत्र का जो प्रेरक बल होता है यहाँ पर आपको क्या है, ठीक है। तो प्रेरक बल के रूप में आपका क्या होता है पारिस्थितिकी तंत्र में, सभी को सूर्य, तो सौर ऊर्जा यहाँ पर होता है ना, ऑप्शन नंबर डी। और जो भी आपके यहाँ पर देख सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, उसके चक्रों की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता, ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, आगे हम आपको वीडियो में कराते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा गया था आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं। अभिकथन कहता है पारिस्थितिकी के विविध अव्यय आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। क्या पारिस्थितिकी के विविध अव्यय आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, है ना। तो ये क्या है, एक दूसरे से भाई निर्भर है, ऐसा नहीं है। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, जी हाँ, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है और ये गलत है, निर्भर नहीं है, नहीं गलत है, निर्भर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, नहीं ए सही है ही नहीं है, ये भी कट गया। ए और दोनों सही है, ये भी नहीं सही है। ए सही है किंतु आर गलत, नहीं, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ए गलत है किंतु आर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करते हैं 12 की। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया गया है, ठीक है। तो भाई न्यूनतम लिंगानुपात की अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम लिंगानुपात दमन दीव में पाया गया था, जहां पर 618 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। वहीं पर चंडीगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पर 818 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 876 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। और लक्षद्वीप की दोस्तों बात करते हैं तो 946 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। तो इस तरीके से मैंने कहा कि जनगणना 2011 के आंकड़े आपको घोल कर पी जाने हैं। यहाँ से इस सेक्शन से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, जनसंख्या, नागरिकरण, पर्यावरण से। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है, यानी कि सबसे कम शहरीकरण या नगरीकरण की बात करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जहां पर 10.04% है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है, बिहार 11.30 है, बिहार जबकि इसके आगे है भैया, 11.30 है। उड़ीसा 16.68 है, ये 16.68 है। ठीक है, तो इस तरीके से, और राजस्थान आपका 24.89 है। राजस्थान कितना है? 24.89। तो इस तरीके से आपके इंपॉर्टेंट सेक्शन हम आपको कवर कराते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ था। भारत की संसद ने आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया था, ये आपसे पूछा जाता है। और ये आपदा प्रबंधन जो आपका है, यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और 2005 की बात करते हैं, 2005 में। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न देखिए, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये भी पर्यावरण से संबंधित ही है, जलवायु संबंधित है, और इसकी रैंकिंग भी आपके करंट अफेयर्स में आती है। और संस्था से पूछ लिया प्रश्न, देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रश्न को घुमाया गया है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, ये 2021 का पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, ROE 2021 का प्रश्न था। तो ये दोस्तों किसके द्वारा जारी की जाती है? जर्मन वॉच कंपनी है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। जहां पर स्लम है ना, मलिन बस्ती, तो सबसे कम मलिन बस्ती यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये शहर है अहमदाबाद। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 65 मिलियन स्लम एरिया है। ठीक है, ये यहाँ से प्रश्न आता, 65 मिलियन लोग क्या है? स्लम में निवास करते हैं, 65 मिलियन लोग। ठीक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जनसंख्या नगरीकरण से प्रदेश की राजधानी लखनऊ से यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था। लखनऊ महानगर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसफुद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया। ठीक है, ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया। ठीक है, महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। नहीं, 23% भाग पर नहीं, लगभग 56 से ऊपर 56 से 60% तक क्या पाया जाता है? रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केवल पहला और दूसरा ही क्या होता है, इस पर एप्लीकेबल होता है। और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप। तो यहाँ पर दोस्तों जो सही जवाब है आपका दादर नागर हवेली की बात करते हैं। इसका जो परसेंटेज है 76.2%। कितना है भैया? 76.2%। वहीं पर पुडुचेरी आपकी बात करते हैं, चंडीगढ़ की बात करते हैं। ठीक है, चंडीगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो 86% था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा प्रश्न। लक्षद्वीप की बात करते हैं तो 91.8% था। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका दमनदीव 87 ठीक है 87% था। तो इस प्रकार से सबसे कम आपका दादर नागर हवेली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जैविक और अजैविक घटकों के मध्य बिचौलियों का कार्य करता है। तो जैविक और अजैविक घटकों के मध्य में जो बिचौलियों का कार्य करता है वह कौन होता है भाई? क्या उपभोक्ता है, परजीवी है या उत्पादक? नहीं, उत्पादक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आज का है, आज 20 प्रश्न है। इसी तरीके से आपको हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, करंट अफेयर्स का सेक्शन हो गया, और आपके रीजनिंग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी आपको सेक्शन वाइज आपको हम करा देंगे, और आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारी कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिलने वाली है। झटफट से इसको बता दीजिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक में कितने % की वृद्धि हुई? 67.7% 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? साक्षरता दर है। सबसे साक्षर गौतम बुद्ध नगर है, और आपका सबसे कम साक्षर श्रावस्ती है,
और 11.45% की क्या होती है, 10 की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये था आज का PYQ सीरीज का पहला टेस्ट और आपकी डिमांड पर GK GS हम दे रहे हैं और लाइव क्लासेस भी लेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस देंगे, हर मोड पर आपको कंटेंट मिलेगा। ये कोई मायने नहीं रखता है कि लाइव पढ़ रहे हैं या रिकॉर्डेड पढ़ रहे हैं, आपको कंटेंट से मतलब है, ठीक है। तो इस टेस्ट की PDF के लिए आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है UPPSC RO और साथ ही साथ 99 की टेस्ट सीरीज प्राप्त करने के लिए दिए गए लिंक से आप जाकर यहाँ से बाय नाउ करके ऑनलाइन पेमेंट करके आपको कैसे करना है, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, ठीक है। मान लीजिए आपने अपना यहाँ नाम लिखा, यहाँ पर अपने email ID लिखा, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ प्रोसेस, और यहाँ पर आपने क्या लिखा, अपना नंबर लिखा।